Hello students, so today we will study next chapter that is nuclei. अभी तक हमने एटम की बात करी है. एटम के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज मैटर होता है दैट इज न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं. ये वैसे जो चैप्टर में बहुत कुछ होता है बट अभी इस ईयर के सिलेबस में इसमें दो ही टॉपिक्स हैं उसके बारे में पढ़ना है. तो सबसे पहले हम कॉम्पोजिशन पढ़ते हैं. न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है. अब कुछ लोगों को आप लोग को पता होगा, नहीं तो नहीं पता जिसको सुनिए. न्यूक्लियस के अंदर हाइड्रोजन अगर है, अभी तक हमने हाइड्रोजन की बात करी थी. हाइड्रोजन में न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन, ठीक है, और बाहर इलेक्ट्रॉन होता है. इसलिए तो वो एज अ होल न्यूट्रल होता है, पॉजिटिव प्रोटॉन और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन. बट हाइड्रोजन के अलावा और जो एटम्स हैं उसके अंदर प्रोटॉन्स भी होते हैं और न्यूट्रॉन्स भी होते हैं. प्रोटॉन्स भी होते हैं और न्यूट्रॉन. तो न्यूक्लियस के अंदर दो तरह के पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन जो होता है वो चार्जलेस होता है, उसका चार्ज नहीं होता. ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. सो एवरी एटॉमिक न्यूक्लियस एक्सेप्ट दैट ऑफ हाइड्रोजन हैज टू टाइप्स ऑफ पार्टिकल, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन कंटेन ओनली वन प्रोटॉन. हाइड्रोजन का न्यूक्लियस में सिर्फ एक ही प्रोटॉन होता है, बट एक्चुअल में किसी भी न्यूक्लियस में, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में दो तरह के पार्टिकल होते हैं. कौन से? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. सो प्रोटॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल विद पॉजिटिव चार्ज ऑफ 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb and mass is 1.6 into 10 raised to minus 27 coulomb and that is 1836 times heavier than electron. उसका चार्ज तो इलेक्ट्रॉन जितना ही होता है, ठीक है, बस पॉजिटिव होता है. इलेक्ट्रॉन में 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb नेगेटिव चार्ज, उसका चार्ज तो पॉजिटिव ही होता है इलेक्ट्रॉन जितना, बट मास कितना होता है? प्रोटॉन हेवियर होता है, ऑलमोस्ट 1800 टाइम्स देन इलेक्ट्रॉन. Clear? So what is neutron? Neutron is also a fundamental particle with no charge and mass equal to this. प्रोटॉन के बारे में जैसे बात करिए वैसे न्यूट्रॉन के में कोई चार्ज नहीं होता, बट उसका मास होता है, इतना मास होता है, दैट इज 1840 टाइम्स हेवियर देन इलेक्ट्रॉन. क्लियर? सो हमने क्या पढ़ा? न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है. सो व्हाट इज एटॉमिक नंबर? आपने केमिस्ट्री में सब डेफिनेशंस पढ़ा होगा. एटॉमिक नंबर क्या होता है? जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतना न्यूक्लियस में उतना उसका एटॉमिक नंबर होता है. एटॉमिक मास नंबर क्या होता है? मास नंबर. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम को मिला दें तो टोटल जो उसका नंबर होता है दैट इज मास नंबर. सो सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन अ न्यूक्लियस इज इक्वल टू द मास नंबर. उसको ए से डिनोट करते हैं. जेड होता है एटॉमिक नंबर, जेड होता है बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, और वो नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर की इक्वल है. एन होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. तो प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू मास नंबर, दैट इज डिनोटेड बाय ए. एक तरह की यूनिट है जो हम न्यूक्लियस में कैलकुलेशंस करते हैं, तो एक यूनिट की बात करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, एएमयू. एटॉमिक मास यूनिट होता कितना है? दैट इज 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12. कार्बन 12 एक कार्बन का आइसोटोप है. आइसोटोप आप सब जानते हैं जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है, डिफरेंट मास नंबर होता है. अभी हम उसके बारे में भी पढ़ते हैं. सो एटॉमिक मास यूनिट इज 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12. वन एटॉमिक मास यूनिट इज 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12. कार्बन 12 के मास से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना. मास अपॉन नंबर ऑफ मोल्स. क्लियर? मोलर मास अपॉन नंबर ऑफ मोल्स, मास हो जाएगा ना, वो केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा. सो 1 AMU जो वैल्यू है दैट इज 1.66 into 10⁻⁻27 kg, ऑलमोस्ट इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन. प्रोटॉन के मास के इक्वल होता है. सो 1 AMU इज 1.66 into 10⁻⁻27 kg, एक यूनिट है. क्लियर? कन्वर्जन में काम आती है. उसके बाद हम कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लियस पढ़ते हैं. कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लियस में सबसे पहले बात करेंगे साइज ऑफ न्यूक्लियस की. साइज ऑफ न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस डज नॉट हैव ए शार्प और वेल डिफाइंड साइज. जनरली हम देखते हैं न्यूक्लियस सर्कल बनाते हैं, बट एक्चुअल में न्यूक्लियस सर्कल नहीं होता, ठीक है ना. बहुत डिफ्यूज्ड बाउंड्री होती है उसकी, शार्पली सर्कल नहीं होता, डिफ्यूज्ड. सर्कल की फॉर्म में ही होता है बट डिफ्यूज्ड बाउंड्री होती है. फिर भी हम उसका अप्रोक्सीमेट रेडियस कैलकुलेट करते हैं, और न्यूक्लियस का जो रेडियस है दैट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट r0 इन मल्टीप्लाई बाय a 1/3. मास नंबर का 1/3. बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है. r0 की वैल्यू हमें पता है, r0 की वैल्यू होती है 1.2 into 10⁻⁻5 मीटर. दैट इज अ कांस्टेंट विच इज सेम फॉर ऑल न्यूक्लियाई. r0 क्या है? एक कांस्टेंट है जो सेम है सारे न्यूक्लियाई के लिए. क्लियर? 1 सेकेंड. दैट इज नॉट एक्चुअली 1.2 into 10⁻⁻15 मीटर. 10⁻⁻15 मीटर को हम फेम्टोमीटर भी बोलते हैं या फर्मी भी बोलते हैं, ठीक है. सो 1.2 FM भी बोल सकते हैं या 1.2 into 10⁻⁻15 मीटर. दैट इज अ कांस्टेंट
विच इज सेम फॉर ऑल न्यूक्लियाई. सो R इक्वल टू R0 A 1/3. बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिसमें R0 की हमें वैल्यू पता है. अब डिफरेंट मास नंबर, आप एक मास नंबर यहाँ सपोज बताया, कार्बन का मास नंबर क्या है 12 1/3 कर लोगे, या ऑक्सीजन का 16 का क्यूब रूट करोगे तो वहां उसका न्यूक्लियस का रेडियस आ जाएगा. ऑक्सीजन के न्यूक्लियस का, ऑक्सीजन एटम में जो न्यूक्लियस है उसका रेडियस आ जाएगा. क्लियर. या कोई भी दो आपको एटम दिए होंगे, आपको एक का रेडियस दिया होगा, मास नंबर दोनों को पता होगा, तो आप दूसरे का रेडियस निकाल सकते हो उसकी रेशियो कैलकुलेट करके. ठीक है. और ए क्या है, मास नंबर है. सो रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई रेंजेस फ्रॉम 1 FM टू 10 FM. व्हाट इज 1 FM? FM इज 10⁻⁻15 मीटर. 1 फर्मी मीटर और फेम्टोमीटर दोनों बोल सकते हैं. अब रेडियस की बात होगी तो उसका वॉल्यूम भी बता सकते हैं. ऑलमोस्ट स्फेरिकल शेप लेते हैं हम तो वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई R3. इस कैपिटल R में ये वाला वैल्यू डाल देंगे R0 A 1/3, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 4/3 पाई R0³ A. तो ये क्या आ गया, न्यूक्लियर वॉल्यूम, न्यूक्लियस का वॉल्यूम, जो कि बताता है कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास नंबर के. मतलब पीरियोडिक टेबल के हिसाब से देखें, या जितना बड़ा एटम है, जितना ज्यादा मास नंबर है एटम का, उतना ही बड़ा उसका न्यूक्लियस का वॉल्यूम हो. क्लियर. तो न्यूक्लियस का वॉल्यूम देख लिया. अब न्यूक्लियर डेंसिटी की बात करते हैं. डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम. तो सबसे पहले न्यूक्लियस का मास कितना होता है? मास नंबर AMU. जितना उसका मास नंबर होगा मल्टीप्लाई बाय AMU. ठीक है. और न्यूक्लियर वॉल्यूम हमने यहां देख लिया है, न्यूक्लियर वॉल्यूम क्या होता है. क्लियर. सो यहां से हम निकालते हैं, यहां से क्या किया मैंने, R0 की वैल्यू पुट कर दिया और A एज इट इज रख दिया, तो ये वॉल्यूम आ गया. और डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम. ये A और ये A क्या हो जाएगा, कैंसल. यहां से डेंसिटी निकल के आती है, न्यूक्लियर डेंसिटी, दैट इज 2.29 इंटू 10⁻7 kg पर मीटर क्यूब. देखो न्यूक्लियर डेंसिटी एक कांस्टेंट नंबर है, ये किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता. अब जब CBSE में ये दो ही टॉपिक हैं, तो इन दो ही टॉपिक की बहुत ब्रीफ स्टडी करनी होगी, क्योंकि क्वेश्चन इसी के बीच में से आने वाला है. क्लियर. तो मास ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियर वॉल्यूम दोनों को डिवाइड कर दिया तो डेंसिटी आ गई. न्यूक्लियस का मास क्या होगा, मोलर मास, जो कितना होगा न्यूक्लियस का मास, दैट इज इक्वल टू मास नंबर मल्टी इनटू AMU. AMU क्या है? एटॉमिक मास यूनिट. उसको kg में कन्वर्ट कर लिया, तो यहां से न्यूक्लियस डेंसिटी निकाल दिया kg पर मीटर क्यूब में. क्लियर. सो कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस में हम डिस्कस करें तो क्या डिस्कस कर सकते हैं कि न्यूक्लियर डेंसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास नंबर. न्यूक्लियर डेंसिटी एक कांस्टेंट है वैल्यू, कोई मास नंबर पे डिपेंड नहीं करती. सो ऑल द न्यूक्लियाई पोसेस नियरली सेम डेंसिटी. न्यूक्लियाई किसी भी एटम का हो, उसकी डेंसिटी क्या होगी, सेम. द न्यूक्लियर डेंसिटी हैज एक्सट्रीमली लार्ज वैल्यू. सच डेंसिटी आर फाउंड इन वाइफ डॉट स्टार. एक्चुअल में जो न्यूक्लियस की डेंसिटी है, ठीक है, न्यूक्लियस की डेंसिटी मतलब कितना पॉपुलेटेड है वो, न्यूक्लियस की डेंसिटी बहुत ज्यादा है वो, कि जो स्टार्स में होती है, स्टार्स के न्यूक्लियर मैटर में उतनी डेंसिटी है. And the nuclear density is not uniform throughout the nucleus. It has the maximum value of center and decreases gradually as we move away. न्यूक्लियर डेंसिटी के बारे में बात करें तो वो सेंटर पे मैक्सिमम होती है, यूनिफॉर्म नहीं होती, सेंटर पे ज्यादा होती है. और जैसे जैसे सेंटर से हम अवे जाएंगे न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस की बाउंड्री पे जाएंगे, तो ग्रेजुअली डिक्रीज करेगी. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. क्लियर. एंड लास्ट पॉइंट इज द न्यूक्लियर रेडियस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एट विच द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियर मैटर डिक्रीजेस टू 1/2 द मैक्सिमम वैल्यू एट सेंटर. तो न्यूक्लियर रेडियस पे सेंटर से जो उसका मतलब बाउंड्री होगी, बाउंड्री पे ऑलमोस्ट न्यूक्लियर डेंसिटी क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है, और सेंटर पे मैक्सिमम. तो ये 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. इससे 1 मार्क क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकता है. तो हमने क्या पढ़ा, न्यूक्लियर मास पढ़ा, न्यूक्लियर वॉल्यूम पढ़ा, मास अपॉन वॉल्यूम किया तो न्यूक्लियर डेंसिटी, और उसका रेडियस निकाला R इक्वल टू R0 A 1/3. क्लियर. उसके बाद हम बात करते हैं बहुत सिंपल, आइसोटॉप्स, आइसोबार्स. आइसोटॉप्स क्या होते हैं? सबसे पहले यह बात करते हैं जो सेंटर में लिखा है मैंने, न्यूक्लियाइड. किसी भी न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या बोलते हैं, ZXA. मतलब यहाँ प्रोटॉन लिखते हैं. सपोज कार्बन है तो यहाँ X की जगह क्या लिखेंगे, C. कार्बन में प्रोटॉन कितने हैं, 6. मास नंबर कार्बन का कितना है, 12. और 12 - 6 करेंगे, मास नंबर में से प्रोटॉन माइनस कर देंगे, तो यहाँ न्यूट्रॉन. ठीक है. तो XZAN, वेयर X क्या है, X कोई भी एटम है जिसकी बात कर रहे हैं, Z एटॉमिक नंबर, A मास नंबर, N नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. तो अब जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन लिखा है H11, इसका मतलब है हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन है, एक उसका मास नंबर है, तो 1 - 1 0. मतलब यहाँ लिखने की जरूरत भी नहीं होती है हमारे को, न्यूट्रॉन क्या है, 0.
हाइड्रोजन में। अब हाइड्रोजन की अलग अलग फॉर्म्स होती है, मतलब उसका एटॉमिक नंबर तो सेम है पर मास नंबर डिफरेंस है, मतलब उसमें उसकी किसी किसी स्टेट में, जिसको हम आइसोटोप बोलते हैं, उसमें एक न्यूट्रॉन ऐड हो जाता है, ठीक है। इसमें 0 है, इसको हाइड्रोजन बोलते हैं, इसको ड्यूटेरियम बोलते हैं, नहीं जानना आपको। 1H2 मतलब इसमें एक प्रोटॉन है एक न्यूट्रॉन है, ठीक है ना। मास नंबर में से प्रोटॉन माइनस करेंगे तो न्यूट्रॉन आ जाएगा, और ये क्या है, ट्रिशियम बोलते हैं। सो आइसोटोप्स आर हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। व्हाट इज आइसोबार? आइसोबार में क्या, जिनका मास नंबर सेम है, हाइड्रोजन और हीलियम का मास नंबर सेम है, इनका डिफरेंट क्या है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, ठीक है। ये भी हीलियम का एक आइसोटोप है, वैसे 2He4 होता है, पर हीलियम 3 का भी एक, हीलियम 3 भी एक हीलियम का आइसोटोप है, ठीक है। आइसोटोन्स क्या होता है, जिनके न्यूट्रॉन सेम रहते हैं। देखो क्लोरीन है और ये क्या है, पोटेशियम, इन दोनों में मास नंबर अलग हैं, ये भी अलग है, बट न्यूट्रॉन्स इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो न्यूट्रॉन्स दोनों में 20-20 है, ठीक है। न्यूट्रॉन्स दोनों में 20-20 है, तो जिसके ऐसे एलिमेंट जिसके सेम न्यूट्रॉन्स हैं उनको क्या बोलते हैं, आइसोटोन्स। और आइसोमर्स क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर सेम मास नंबर बट एग्जिस्टिंग इन डिफरेंट स्टेट्स। सब कुछ सेम होता है पर डिफरेंट स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं। कोई एक स्टेट में एग्जिस्ट करता है ग्राउंड स्टेट, दूसरा एक्साइटेड स्टेट में, अलग अलग स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं, बस मास नंबर और एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम। आपने ये जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ये सब आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। आइसोटॉप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोटोन्स या आइसोमर्स। याद रखना है किसी भी न्यूक्लियर को लिखने का तरीका क्या है, ZXA और N। क्लियर, बस इतना ही है आपके सिलेबस में। कॉम्पोजिशन और साइज ऑफ न्यूक्लियस। साइज ऑफ न्यूक्लियस मतलब वो जो रेडियस बताया R=R0A1/3, और कॉम्पोजिशन क्या है न्यूक्लियस का, कि उसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, उसका वॉल्यूम, उसकी डेंसिटी, ठीक है, उसका वॉल्यूम और उसकी डेंसिटी। क्लियर, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। अभी CBSE ने डिटेक्ट कर दिया 2020-21 वाले सिलेबस में ये, तो इतना ही आपका चैप्टर है। चैप्टर में और भी बहुत कुछ है बट आपको इतना ही पढ़ना है। हाँ, एक चीज बताता हूँ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बहुत सारे प्रोटॉन्स हैं एक न्यूक्लियस में, तो आपके दिमाग में ये आ सकता है कि सर न्यूक्लियस में बहुत सारे प्रोटॉन्स हैं तो वो आपस में रिपेल क्यों नहीं करते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोटॉन प्रोटॉन रिपेल, क्योंकि उनके बीच में एक फोर्स लगता है, न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। न्यूक्लियस के बीच में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स लगता है कौन सा, न्यूक्लियर फोर्स। मैंने आपको क्लास 11th में 4 फोर्स पढ़ाई थी स्टार्टिंग में, स्ट्रॉन्ग फोर्स, वीक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज वो रिपेल करेगी, बट उन दोनों के बीच में क्या है, प्रोटॉन प्रोटॉन में या प्रोटॉन न्यूट्रॉन में या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में, ठीक है। वो डिपेंड नहीं करता किसी चार्ज पे, पर उनके बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस के बीच में जो पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, उसके बीच में क्या लगता है, न्यूक्लियर फोर्स लगता है, जो कि सबसे स्ट्रांग है। वो इतना स्ट्रांगली बाइंड करता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर, तो इसलिए न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो हैं वही बाइंड स्टेट में है न्यूक्लियर फोर्स से, ठीक। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई थिंक आपको डाउट नहीं होगा, आप बुक से पढ़िए, इसको डेप्थ में पढ़िए, इस दो ही चीज को, कंपोजिशन एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस। क्लियर, क्योंकि इसी में से क्वेश्चन बनने वाला है, और R=R0A1/3 उसके ऊपर जरूर क्वेश्चन बनेगा। So this is all about today. Thank you.